बांग्लादेश की राजधानी ढाका से आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मैं इस वक्त ढाका के व्यस्ततम इलाकों में से एक माने जाने वाले गुलशन से आपसे मुखातिब हूं और यहां आपको मैं बताना ये चाहता हूं कि यहां चुनाव है और ये चुनाव 7 जनवरी रविवार को होने वाले हैं, जिसमें कि यहां 12वीं लोकसभा के चयन के लिए बांग्लादेश के मतदाता वोट करेंगे और फिर चुनेंगे अपनी नई सरकार। लेकिन सरकार तो चुनी जाएगी, उसका दृश्य कैसा होगा, कैसी वो सरकार होगी और कहानी यहाँ की राजनीति की है क्या। भारत की राजनीति से थोड़ा पहले यहाँ की राजनीति में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने जा रहे हैं। भारत में अभी 3 महीने की देरी है, लेकिन यहाँ बांग्लादेश में 7 जनवरी को चुनाव है। 30 जनवरी तक यहाँ संसद का गठन हो जाना है और इन सब के दरमियान बांग्लादेश में जो कहानी कही जा रही है वो 2 बेगमों की कहानी है। हम इसे 2 बेगमों की कहानी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश तो लोकतंत्र है, यहाँ पर उसी तरह से चुनाव होते हैं जैसे भारत में होते हैं। तो फिर ये 2 बेगमों की कहानी कैसे है, आइए आपको हम बताते हैं। दरअसल बांग्लादेश के गठन से लेकर आज तक बांग्लादेश में भारत की जो भूमिका है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रही है। बांग्लादेश में हर एक व्यक्ति इस बात को मानता है कि भारत के साथ उसके बेटी रोटी के संबंध ही नहीं, सांस्कृतिक संबंध नहीं, बल्कि दिल का रिश्ता भी है। और जाहिर है कि जब बांग्लादेश का गठन हो रहा था, पाकिस्तान से अलग होकर ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन रहा था, उस वक्त भारतीय राजनीति और भारतीय ख़ास तौर पर फ़ौज ने किस तरह से साथ खड़े होकर बांग्लादेशियों के एक ऐसी स्थिति बनाई जिसमें कि यहाँ के लोग जो कि आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे पाकिस्तान से, उन्हें आज़ादी दिलाने में अपनी महती भूमिका निभाई। मुक्ति बाहिनी के साथ इंडियन आर्मी और साथ में ख़ास तौर पर जनरल मानेकशॉ की लीडरशिप, इंदिरा गांधी का वो दौर, तमाम बातें यहाँ के लोगों के मन मस्तिष्क में अभी भी ताज़ा हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ दिनों तक ही लोकतंत्र चली। 1971 के बाद अचानक से वो दौर आया जब यहाँ की राजनीति में भी पाकिस्तान की तरह जो फौजी थे उन्होंने कब्जा कर लिया। 1980 का वो दशक और करीब 10 से 12 साल फौजियों की निगरानी में ये देश चला और यहाँ पर मिलिट्री रूल आ गई, कुछ उसी तरह से जिस तरह से लगातार पाकिस्तान में होता रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों का मानना पड़ेगा आपको कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को उस स्थिति से उबारा और लोकतंत्र की वापसी जो है वो यहाँ के राजनीतिक दलों ने संघर्ष किया और तय कर दिया कि फिर से चुनाव हो। और 90 के दशक में फिर से यहाँ लोकतंत्र की बहाली हुई। 1996 में कहा यह जाता है कि शेख हसीना आवामी लीग जब चुनावी जीत कर आई तो ऐसा लगा जैसे कि एक राहत की सांस यहाँ के लोगों ने ली। 1996 का वो दौर, पहली दफ़ा बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना वाजेद, जो कि आवामी लीग की नेता हैं, उनके द्वारा प्रधानमंत्री का पद संभाला गया था। और देखिए उस वक्त एक कमाल की कहानी थी कि लोकतंत्र की बहाली हो। लोकतंत्र की बहाली के लिए तमाम राजनीतिक दल एक साथ आए। इन सब चीज़ों के लिए सभी राजनीतिक दल एक थे और उसमें शेख हसीना के साथ खालिदा जिया भी थी। खालिदा जिया जो कि यहाँ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरपरस्त हैं, मुखिया हैं, और दोनों दल मिल करके लोकतंत्र की बहाली के लिए अपना प्रयास कर रहे थे, कंधे से कंधा मिलाकर। लेकिन आज की राजनीति में दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। यही है बांग्लादेश की कहानी, 2 बेगमों की कहानी, और ऐसी कहानी जो इन्हीं 2 पात्रों के आसपास घूमती है। 1996 के चुनाव हुए और उस चुनाव के बाद जो सत्ता चली 5 साल की, लोकतांत्रिक तरीके से फिर से चुनाव हुए और उसके बाद के चुनाव जो हैं वो
खालिदा जिया ने जीत लिया, यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने जीता और वो सत्ता रही 2009 तक। जनरल इरशाद जो कि सत्ता में काबिज हुए थे, उसको हटा करके, फौजी हुकूमत को हटा करके जिस तरह से लोकतंत्र की बहाली बांग्लादेश में हुई, अपने आप में दक्षिण एशिया की राजनीति में वो कमाल की चीज़ है। लगातार इस बात को लोग कहते भी रहते हैं। लेकिन उसके बाद से दौर आता है 2009 का, जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि खालिदा जिया की पार्टी वो सत्ता से बाहर जाती है। और इस पार्टी की भी अपनी वजूद इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो स्वतंत्रता आंदोलन था, जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था बांग्लादेश का, उसमें बीएनपी के अनुसार उनके दल ने सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई थी और खालिदा जिया के पिता को इस बात का श्रेय दिया जाता है। यानी कि दो संघर्षशील क्रांतिकारी जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराया, और उनकी दो बेटियां जो कि लगातार सत्ता के लिए पिछले जितना भी इतिहास 50 साल से ज़्यादा का रहा है बांग्लादेश में, ये उन्हीं के आसपास और उनके संघर्ष के बीच गुजरा है। आज की तारीख में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर खालिदा जिया और सत्ता में शेख हसीना। 2009 की कहानी हम आपको बता रहे थे। 2009 में सत्ता में वापसी होती है दूसरी दफ़ा शेख हसीना की, आवामी लीग पार्टी की। और उसके बाद से क्या होता है? 2009 के चुनाव, 2014 के चुनाव, 2018 में फिर से चुनाव, और 9 भी जीता गया, 14 भी जीता गया, 18 भी जीता गया, और अब चौथी बार लगातार और कुल मिलाकर के 5वीं बार सत्ता में आने की कोशिश शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग कर रही है। यानी कि पिछले 3 बार से लगातार यहाँ बांग्लादेश में आवामी लीग पार्टी ने सत्ता हासिल की है। और अगर कहीं ऐसा होता है तो फिर उसका किस तरह से विरोध और समर्थन होता है, यहाँ वो भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से लगातार जीत दर्ज करती आई है आवामी लीग, तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि विरोध में भी उतरा हुआ है। और हूँ क्यों नहीं, क्योंकि पहले भी यहाँ विपक्ष ने सरकार चलाई है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने सरकार चलाई है और खालिदा जिया उसकी सरपरस्त रही हैं। लेकिन पिछले करीब जो 14-15 साल बीते हैं आवामी लीग की सत्ता के, उस दौरान आपस में तल्खियाँ इतनी बढ़ गई कि आज की तारीख में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की मुखिया सरपरस्त खालिदा जिया यहाँ जेल में है। करप्शन के उनके ऊपर चार्जेस हैं और वो जो चार्जेस हैं उसकी वजह से वो इलेक्शन में भाग नहीं ले सकती हैं। और ऐसे में उनकी पार्टी ने क्या किया है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। और ऐसी पार्टी जिसके बारे में कहा यह जाता है कि यहाँ के एक बड़े वर्ग पर अभी भी उसका एकाधिकार है, वो उसका समर्थक है। इस वक्त खालिदा जिया जेल में है और उनकी पार्टी बीएनपी ने, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने यहाँ के चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। यहाँ की मुख्य विपक्ष ने यहाँ के चुनाव का बहिष्कार कर दिया है इस आरोप के साथ कि यहाँ के चुनाव रिग्ड होते हैं, धांधली होती है यहाँ के चुनाव में, और यहाँ के चुनाव में वो शामिल इसीलिए नहीं हो सकते क्योंकि नतीजे तो पहले से ही यहाँ पर सबों को पता है, यहाँ पर आवामी लीग की जीत होनी है और पहले की तरह ही शेख हसीना को यहाँ का प्रधानमंत्री बनना है। अब ऐसी स्थिति में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लोग, समर्थक चुनाव में भाग नहीं ले रहे हैं। जब मतदान होगा 7 जनवरी को तो उनके समर्थक वोट डालने नहीं आएंगे, लेकिन वो करेंगे क्या, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। वो उतरेंगे सड़कों पर, ऐसा आह्वान किया गया है और एक दिन पहले से हड़ताल का आह्वान कर दिया गया है। कहा यह गया है कि हम इन चुनावों का बहिष्कार और विरोध करेंगे और अपने समर्थकों को कोई दबाव में न ले, वोट देने के लिए मजबूर न करें, इसीलिए हम हड़ताल करेंगे, सड़कों पर आएंगे, यानी कि हिंसा का वातावरण होगा। और मैं यहाँ जिस इलाके में हूँ, ये इलाका प्रायः बढ़िया इलाका यहाँ का माना जाता है, सब भ्रांत लोग रहते हैं, लेकिन इसके आसपास और
ढाका से दूर दराज के इलाकों में ज़बरदस्त आर्मी डिप्लॉयमेंट की गई है, सुरक्षा बलों की डिप्लॉयमेंट की गई है, ताकि जो गड़बड़ियां पैदा कर सके उनको रोका जा सके। लेकिन ये गड़बड़ी पैदा करने वाले लोग कौन हैं? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो समर्थक हैं, कहा जाता है उनकी तादाद भी कम नहीं है। उनकी तादाद बताई जाती है कि 30% से ज़्यादा है समर्थकों की, और यहाँ की राजनीति में वो एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, अभी तक उनके समर्थक थे, लेकिन उनके सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया है। एक अघोषित इमरजेंसी कही जाती है कि यहाँ पर आवामी लीग सरकार ने लगा रखी है, लिहाजा यहाँ के इलेक्शंस में वो पार्ट नहीं लेंगे और उनके समर्थक नहीं लेंगे। तो ऐसे में मैदान खाली है और सामने अगर कोई मजबूत विपक्ष नहीं लड़ रहा है तो खालिदा जिया के लिए जीत जो है वो मुश्किल, लेकिन शेख हसीना के लिए जीत एक बार फिर से आसान, और चौथी दफ़ा वो प्रधानमंत्री बन जाएंगी, ऐसा कहा जा रहा है। पर इस तरह की स्थितियों के हालात के क्या मायने होते हैं, ये भी आपको हम बताते चले तो यहाँ ये जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि चुनाव से 36 घंटे पहले दरअसल क्या हुआ। चुनाव से 36 घंटे पहले बीच ढाका में एक ट्रेन में आग लगा दी गई और कई लोग जलकर मर गए। चुनाव के 36 घंटे पहले ये जो घटना है, ये उस घटना की पुनरावृत्ति है जो यहाँ 19 दिसंबर को भी हुई थी। कल की घटना गोपी बाग में, लेकिन यहीं ढाका शहर में मोहनगंज इलाके में भी कुछ इसी तरह से ट्रेन को जलाने की वारदात सामने आई थी। और हर बार यही कहा गया है कि जो चुनाव का विरोध कर रहे हैं, दरअसल वही इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं ताकि वोटर डर जाएं, अपने घरों में ही रहें और वोट देने बाहर नहीं आए। इन परिस्थितियों के बीच बांग्लादेश में चुनाव हो रहे हैं। मैंने वो दृश्य देखा वहाँ जाकर जो गोपी बाग में घटित हुआ, और मैंने वहाँ पाया कि जिस तरह से लोग बाग परेशान थे, क्या कोई इस तरह से वोट करने के फ्रेम ऑफ माइंड में रह सकता है? क्या वो जाकर के अपने मताधिकार का उस खुले अंदाज में प्रयोग कर सकता है जैसे कि लोकतंत्र में अपेक्षा की जाती है? लेकिन लोकतंत्र को आगे बढ़ना है, और किसी भी तरह का लोकतंत्र तानाशाही से तो बेहतर है ही। इस बात में विश्वास करते हुए यहाँ के लोग वोटिंग में जाएंगे, ऐसा उनका ये कहना है। एक बार फिर से आवामी लीग की सरकार बनेगी, ये आपको यह आज ही पता यहाँ की सड़कों पर चल जाता है, लोग बाग कह देते हैं। और अब आता है असली मामला, आखिरकार भारत इन सब चीज़ों से कैसे प्रभावित होता है। देखिए, भारत और जैसा कि मैंने बताया, बांग्लादेश के संबंध बेटी रोटी के संबंध से ज़्यादा, सांस्कृतिक संबंधों से भी ज़्यादा आत्मीय रिश्तों का संबंध है। आवामी लीग वो पार्टी है जिसको लेकर के भारतीयों में बहुत ही ज़्यादा स्नेह था। बंग बंधु नाम दिया गया था शेख मुजीबुर रहमान को, और जगह जगह आप उनकी तस्वीरें लगे हुए यहाँ बांग्लादेश में देखते हैं और पाते हैं कि उनकी जो बेटी है शेख हसीना, जो प्रधानमंत्री हैं इस वक्त, जाहिर है कि जो गुडविल उनके पिता का है उसका उन्हें बहुत लाभ मिला है। भारत जैसे देशों के साथ संबंधों को एक तरह से मजबूत और प्रगाढ़ बनाने में। पर क्या आज की तारीख में हालात बदल रहे हैं? पहले ये कहा जाता था कि जो आवामी लीग है वो भारत समर्थक पार्टी है और जो बीएनपी है वो भारत को पसंद नहीं करती है। लेकिन अब ये आरोप लग रहे हैं कि दरअसल शेख हसीना यानी कि आवामी लीग चीन के करीब हो रही है, और यहाँ के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दरअसल चीन ने फाइनेंस करना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट साल 2012 में पद्मा रिवर यानी कि पद्मा नदी पर पद्मा ब्रिज का प्रोजेक्ट था, जिसकी यहाँ के जीडीपी में भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन मानी जाती है, क्योंकि उस रास्ते को बनाने के बाद, उस पुल को बनाने के बाद जो ट्रेड बढ़ा है उससे बड़ा फ़ायदा बांग्लादेश को हुआ है। और कहते हैं कि 1% का जीडीपी उस ब्रिज के बनने से बढ़ गया, और ऐसे ब्रिज से हाथ खींच लिया था जब वर्ल्ड बैंक ने उस वक्त सिर्फ और सिर्फ चीन काम आया और उसने पैसे दिए बांग्लादेश को, और फिर बांग्लादेश के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स
चीन को दिए जाने लगे और धीरे धीरे पाया ये गया कि ढाका में और ढाका के आसपास जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें आजकल ज़्यादातर चीन फाइनेंस दे रहा है। भारत तो दे ही रहा है कई जगहों पर चीन जो है वो अब ज़्यादा आगे बढ़कर काम कर रहा है। ऐसे में क्या शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग अब चीन के करीब होती जा रही है? और ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात भारत के लिए है, क्योंकि भारत के लिए बांग्लादेश एक रणनीतिक साझेदार भी है, स्ट्रेटेजिक अलाई जिसे कहा जाता है। क्योंकि अगर आपको उत्तर पूर्व के राज्यों में जाना है तो सड़क मार्ग सलहट होकर के गुजरता है, जहाँ से ट्रांसपोर्ट के लिए, आवागमन के लिए, ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए भारत को आज़ादी है और गुजरते हैं यहाँ से बांग्लादेश से हमारे वाहन, हमारे लोग, और फिर उत्तर पूर्व में पहुँचते हैं। यहाँ के एयर स्पेस का हम इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो चिकन स्नैक है, चिकन स्नैक जो कि भारत का जो मेनलैंड है और जो उत्तर पूर्व है उसको जोड़ता है, 20 किलोमीटर का वो गलियारा जो कि बांग्लादेश भूटान से होकर गुजरता है, वो बांग्लादेश से गुजरता है। और जाहिर है कि हमारे लिए आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है बांग्लादेश। और यहाँ चीन का दखल शुरू हो गया है और चीन ने कुछ धमकी भरे अंदाज में ये कहना भी शुरू कर दिया है कि यहाँ के चुनाव पर किसी दूसरे देश का असर नहीं होना चाहिए, उसकी अपनी दखल होनी चाहिए। क्या ये अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ने वाले इस पर बहस कर सकते हैं, क्योंकि चीन यहाँ के राजनीति को प्रभावित कर रहा है अपने तरीके से, यहाँ के लोगों का कहना है। और भारत के लिए ये एक मुश्किल का सबब हो सकता है। अमेरिका नाराज़ है, अमेरिका बांग्लादेश की मौजूदा सरकार शेख हसीना से नाराज़ है और वो कहता है कि यहाँ लोकतंत्र की हानि हो रही है, यहाँ लोग वोट नहीं कर पा रहे हैं, बहिष्कार हो रहा है। और ऐसे में इस तरह का जो मिजाज है वो क्या बांग्लादेश को, आवामी लीग को, शेख हसीना को चीन की तरफ धकेलेगा? ये अपने आप में चिंता का विषय है। और इन सब के बीच यहाँ के चुनाव हो रहे हैं, वो चुनाव जो कि तय करेंगे कि अगले 5 साल यहाँ की सत्ता में कौन होगा। लेकिन वो चुनाव ऐसे भी चुनाव है जिस बारे में पहले से ही जाना जा रहा है कि अगले 5 साल सत्ता में कौन होगा। चुनाव होगा और चुनाव शेख हसीना जीतेंगी, आवामी लीग जीतेगी और लगातार चौथी दफ़ा और कुल मिलाकर 5वीं दफ़ा यहाँ की सरकार बनाएगी, ये भी तय है। भारत को इस बात से चिंता नहीं कि आंतरिक लोकतंत्र यहाँ कैसे चल रहा है, पर इस बात की चिंता ज़रूर है कि यहाँ के रणनीतिक साझेदारी जो है वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर में आपको ये भी यहाँ बताना ज़रूरी है कि यहाँ पर ईवीएम मशीनों का प्रयोग हुआ था और उसके बाद उसका विरोध हुआ। ईवीएम मशीनों पर विश्वास लोगों का नहीं जम पाया और कई देश जिन्होंने ईवीएम को हटा दिया, उसमें से बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश में आज की तारीख में बैलेट पर चुनाव होता है और बैलेट से चुनाव जो होते हैं उनकी गिनती तुरंत बाद शुरू हो जाती है। यानी कि चुनाव अगर 6 बजे ख़त्म हुए तो 8 बजे से गिनती शुरू हो जाती है। और छोटा देश है, आबादी भले ही ज़्यादा है छोटे देश और क्षेत्रफल के अनुपात में, लेकिन नतीजे जो है वो 8-10 घंटे में सामने भी आ जाते हैं। अभी भी चुनाव इस तरह से यहाँ हो रहा है, लेकिन आखिरकार अगर इस तरह से चुनाव हो रहा है, बैलेट हो रहा है, पर असली बात यह है कि अगर मुख्य विपक्ष अपने आप को इस तरह से तैयार नहीं कर पा रहा है कि वो चुनाव में हिस्सा ले सके, अगर वो ये कह रहा है कि हर बार यहाँ पर राजनीतिक दादागिरी दिखा करके एक अमुक दल सत्ता में वापसी कर लेता है क्योंकि वो सत्ता में है, उसके पास संस्थाएं हैं, उसके पास पुलिस है, प्रशासन है, फौज है, तो फिर क्या लोकतंत्र ईवीएम से चले, लोकतंत्र बैलेट से चले, क्या लोकतंत्र बच पाएगा? आपके क्या विचार हैं इस पूरी कहानी पर? आप हमें बताइए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से हम आपको इसी तरह से लगातार और भी कई जानकारियां देते रहेंगे। इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं? बांग्लादेश की सियासत के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन साथी अविनाश कुमार के साथ संजीव त्रिवेदी, ढाका से। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।